अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से 2 महीने से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है और इमरान खान की आंख में इन्फेक्शन या बीमारी के हवाले से तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रही है और हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज से उनका चेकअप करवाया जाए, मगर हुकूमत ये बात मानने को तैयार नहीं है। पहले तो हुकूमत इमरान खान को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल ले जाने की खबर की तरदीद या तस्दीक से ही गुरेज कर रही थी, मगर फिर कल हुकूमत ने तस्दीक कर दी कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को इमरान खान को आंख में इन्फेक्शन के हवाले से पिम्स अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो 20 मिनट तक रहे। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात का दिन होने और उनकी सेहत के हवाले से पीटीआई और उनकी फैमिली के खदशात के बावजूद एक दफ़ा फिर किसी को भी उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत पीटीआई की क़यादत रात गए तक अडियाला जेल के करीब धरने पर बैठी रही। अरकान पार्लियामेंट को भी अडियाला जेल पहुंचने की कॉल दी गई। इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन को भी लाहौर से बुलवाया गया था, लेकिन किसी को भी इमरान खान तक रसाई नहीं दी गई और फिर पीटीआई ने रात को ही अडियाला जेल के बाहर धरना ख़त्म कर दिया और आज सुबह वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई की क़यादत सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई और वहाँ धरना दे दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी वहाँ मौजूद थी। पीटीआई की क़यादत चीफ जस्टिस से मुलाकात करना चाहती थी और इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश पर उनकी मुदाखलत का मुतालबा कर रही थी, मगर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस से तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ताहम सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और फिर अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई और फिर बाद में खबर सामने आई कि सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस आया आफरीदी से भी मुलाकात हो गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की ज़राए से खबर के मुताबिक ये मुलाकात 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। फिर आज शाम को पीटीआई की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी धरना ख़त्म कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज सुबह से चीफ जस्टिस, उनके अमले और अटॉर्नी जनरल से गुफ्तगू करता रहा। मुलाकातें हुई, तमाम दिन की तादाद जो हासिल हुआ वो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। इतना कहा गया है कि इमरान खान और उनकी बहनों को बंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी। अगले लाएअमल के लिए आज ही सियासी कमेटी का इजलास होगा। तमाम दिन की तगोदौ के बाद जो हमें हासिल हुआ है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पिम्स अस्पताल में हुआ, उससे पहले जो जेल में तशखीस हुई, वो रिपोर्ट जो है एक बंद लिफाफे में इमरान खान साहब को दे दी जाएगी और उसी रिपोर्ट की एक कॉपी जो है आज ही उनके ख़ानदान को, यानी कि उनकी बहनों को दे दी जाएगी। ये रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो जहाँ तक तिब्बी मामलात का ताल्लुक है, ख़ानदान फैसला करेगा कि जो इलाज हो रहा है वो तसल्ली बख्श है नहीं है। आज हमने यहाँ एक मुजाहरा किया, अखलाकी एक मुकदमा लड़ा, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, क्या लाएअमल अब हमें अपनाना है, इसके लिए आज ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी की एक और मीटिंग होगी और आज ही हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो मशरान हैं, जो लीडरान हैं, अल्लामा नासिर यहाँ मौजूद हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तो इनकी मुशावरत से पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी आगे का लाएअमल तय करेगी। जबकि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा कि इमरान खान को ऐसे अस्पताल ले जाया गया जहां उनके मर्ज़ की तशख़ीस के लिए स्पेशलिस्ट ही नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते थे कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को उनसे मिलने दिया जाए, मगर इसका जवाब नो में दिया गया। कल हम अडियाला जेल रात के 3 बजे तक रहे, आज सुबह तकरीबन 10 बजे से अभी तक यहाँ पर हैं। इन्होंने गफलत की है, इन्होंने तबी दहशतगर्दी की है, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी फैमिली की इजाज़त के बगैर, उसके ज़ाती डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर उनको एक अस्पताल लाया गया और वहाँ पर ऐसे अस्पताल जहाँ पर उसके मर्ज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। हम कल से ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो उनसे मिलें, वो कोई सियासी बात नहीं करते। हमने कहा था कि डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए येस और नो में जवाब आएगा तो उसके बाद आगे का लाएअमल हम देंगे, तो वो नो है। तभी हमने पॉलिटिकल कमेटी का इजलास सेक्रेटरी जनरल साहब बुला चुके हैं, तो उसमें हम आगे का लाएअमल तय करेंगे। और इस वक्त तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास जारी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब हर चीज़ से पीछे हट गए वो। आप लोगों का एतराज़ ये था कि वो जाते हैं, मुलाकात होती है, फिर ऐसी बयानबाजी होती है, इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी होती है। उन्होंने ये तक ऑफ़र किया कि एक डॉक्टर हमने मुआलिज बुलाया है, वो जाएगा, उनसे बात करेगा, वापस आके फैमिली को खैरियत बताएगा, पार्टी को खैरियत बताएगा, इसके अलावा कोई सियासी बयान वो नहीं देगा। कुछ ऐसा नहीं होगा, फिर भी नहीं मिलने दिया गया। नहीं, देखें, ये इनका जो रवैया है रियासत को बिल्डोज करने और ब्लैकमेल करने का, ये कोई एकदम तो हालात जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। आपके इल्म में है कि इन्होंने मुलाकातों के जरिए और मुलाकातियों के जरिए से
जो है वो अमेरिका में जो है वो इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन भी चलाई, फिर वहां पे इश्तिहार भी छपते रहे, फिर वहां पे कोई लेजिस्लेशन करवाना चाहते थे, फिर वहां पे लॉबीज जो है वो हायर की गई। और इसी तरह से जो मुल्क के अंदर और जो बाहर लोग बैठे हैं, वो जिस किस्म का बयानिया अदारों के खिलाफ, अदारों के सरबराहों के खिलाफ, और उसके बाद फिर हर मुलाकात में, अब ये जो इनकी लेटेस्ट मुलाकात हुई है उज़्मा खान साहिबा की, उन्हें मुलाकात से पहले सुपरिटेंडेंट जेल ने वो हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके सामने रखा कि इस ऑर्डर के तहत आपकी मुलाकात रेगुलेट होनी है और होती रही है। इसके मुताबिक आप मुलाकात के बाद ये काम बाहर आके नहीं कर सकते, उसके बाद जो ट्वीट आप करते रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। आप मेहरबानी करके, आज आपकी मुलाकात हो रही है तो आप इसके बाद जो है वो ये काम ना कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर हमारे ऊपर भी जो है वो हमारे लिए भी मुश्किल होती है और आपके लिए भी होती है, ताकि आइंदा आसानी रहे आपके लिए भी और हमारे लिए भी। वो मुलाकात हुई, तकरीबन 1.5 घंटा उज़्मा खान साहबा जो हैं वो खान साहब से और उनकी अहलिया मोहतरमा से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जो है वो फिर बाहर आके उन्होंने जो मीडिया में जो जो कुछ किया और उसके बाद जो ट्वीट हुआ वो सारा जो है वो मगर साहब इस दफा तो वो गारंटी दे रहे हैं ना कि कोई भी बयान नहीं आएगा, डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर को मिलने दे और किसी को मत मिलने दे। गारंटी उन्होंने इससे पहले भी हर मर्तबा ही दी है और उसके बाद ही उसको जो है वो वायलेट करते हैं। अब अगर उन्होंने गारंटी दी है तो वो उस कोर्ट को क्यों नहीं जाके गारंटी देते जिस कोर्ट ने ये मुलाकातों के मतलब फैसला किया था, जिसमें जो है वो सलमान अकबर राजा साहब ने बकायदा अंडरटेकिंग दी हुई है कि हम मुलाकात को इन मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि वो अदालत में जाएं, अदालत में जाके जो अपना नया मौकफ है कि हम अब मगर साहब इस वक्त अगर इस सूरत हाल को देखा जाए, क्योंकि नहीं करेंगे वहां पे रखें वो। मगर साहब इस वक्त अगर इस सूरत हाल को देखा जाए, आपके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, आपके खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया गया जिसकी सज़ा मौत हो सकती थी, आपकी अहलिया ने बहुत बहादुरी से हालात का सामना किया, मगर फैमिली सफ़र तो करती है, आपकी फैमिली ने भी किया। आप नहीं समझते कि इस वक्त फैमिली डिज़र्व करती है कि उन्हें पता चले अपने किसी मॉलिज के ज़रिए कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है? आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें, सियासत एक तरफ, तमाम ये डिज़र्व नहीं करती फैमिली को उन्हें पता चले? देखिए शाहजेब, हम तो उन बातों का जिक्र भी नहीं करते, ना इनको याद दिलाते हैं। मेरा भी मेडिकल प्रॉब्लम था और इत्तेफाक ही है कि मेरे भी आंख में जो है वो एक उस वक्त स्ट्रोक हुआ था, तो मुझे तो उन्होंने 16 दिन तक जो है वो रूटीन की मेडिसिन जो मैं इस्तेमाल करता था वो भी मुझ तक नहीं पहुंचने दी थी। लेकिन हम ना उन चीजों का जिक्र करते हैं, ना उनको बुनियाद बनाते। हम तो कहते हैं कि इमरान खान साहब को अगर जो जेल में जो सहूलतें हासिल है बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए, जो उनकी पोजीशन है, जो उनकी इंटाइटलमेंट है। और उसके अलावा अगर डॉक्टर ने जो जेल में मौजूद हैं उन्होंने अगर डायग्नोज किया कि इनका फौरी तौर पे आंख का मुआयना जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट से होना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छा अमल किया। फौरी तौर पे ऐसा ही होना चाहिए था, उनको पिम्स तक रसाई होनी चाहिए थी और वहां पे जो भी उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो गया। अब उस ट्रीटमेंट के ऊपर अगर फैमिली को एतमाद नहीं है तो वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो अदालत में इस बारे में अपने अदम एतमाद का जो है वो इजहार कर सकते हैं। और उसके मुताबिक जो मुलाकातों का मामला है वो तो मैंने जिस तरह से पहले अर्ज किया है कि वो तो एक इन्होंने जिद बनाई हुई दो है चीजों पर और एक पॉलिटिकल वेंचर इन्होंने जो है वो खड़ा किया हुआ है। दो चीजों से बहुत ज्यादा हुकूमत को और हर जुमेरात को हमने ये करना है जाके। मतलब दो चीज़ों से हुकूमत को बहुत ज़्यादा एतमाद मिल गया है। एक तो ये कि ये प्रोटेस्ट करेंगे तो लोग नहीं निकलेंगे, और दूसरा ये कि अदालत जाएंगे तो वहाँ से भी रिलीफ नहीं ले पाएंगे। अगर अदालत ने कोई ऑर्डर दे भी दिया, अमल नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट नहीं होगा। यही है। नहीं देखें, वो उनके रवैये जो हैं, अब ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जिस दिन इनको मुंतखब हुए ये, उस दिन जो इन्होंने अपना तारुफ करवाया, तो आप मुझे बताएं कि क्या उसकी कोई जरूरत थी कि मैं तो अब मुंतखब हुआ हूं तो मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा। मतलब क्या हो गया? इस तरह से ये आए थे जेल की तरफ के, जैसे इन्होंने
दीवारें गिरा के जो है ना इन्होंने मुलाकात करनी है। साहब ये अगर वो तो करें, मामला ये है कि आपकी जब आपकी जब अदालत में करना चाहिए। राणा साहब वो प्यार का इजहार कर रहे हैं अगर इमरान खान साहब के साथ, आप अदालत में पेश हुए, आपके ऊपर जब मुकदमा चल रहा था आपने भी कहा मैं पहले से और ज्यादा नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं, मैं और ज्यादा नवाज शरीफ के, तो इसमें क्या हो गया, क्या क्या मसला है अगर वो इमरान खान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? नहीं तो मैं उस वक्त कोई चीफ मिनिस्टर मुंतखब होने के बाद असेंबली से खिताब कर रहा था। बस मगर अगर असेंबली से खिताब में भी वो अपने लीडर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो गया? प्यार का इजहार बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं है, प्यार का ये इजहार करें, लेकिन मामलात जो हैं इनको ये चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिहेव करें, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो है वो बिहेव करें। एक सूबाई हुकूमत अगर इन्होंने एक सूबे में कायम की है तो सूबाई हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से उनको ओहदा बरा होना चाहिए। और एक सूबाई हुकूमत का फेडरेशन के साथ जो एक आईनी तल्लक है, उस तल्लक को हर कीमत पे इनको बरकरार रखना चाहिए। और इस सिनेरियो में ये खबर किस हद तक दुरुस्त है? obnoxious रवैया जो है, ये रवैया जो है ये दुरुस्त नहीं है। साहब ये मुझे बताएगा कि जो मोहम्मद मालिक साहब की ये खबर है कि हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से बाकायदा ऑफर की गई कि तहरीक इंसाफ को कि जी आप सारे एहतजाज ख़त्म करें, हुकूमत को चलने दें, 2027 में यानी कि हुकूमत ख़त्म होने से एक साल पहले आपको इलेक्शन मिल जाएगा 2028, और इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म सब चीज़ें हो जाएंगी, मगर आप ये एहतजाज और हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना बंद करें। ये किस हद तक दुरुस्त है? इस खबर में ये जो एक साल पहले इलेक्शन वाली बात है, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इनको मुतअद्दिद बार हमने भी स्पीकर ऑफिस में भी, पार्लियामेंट में भी ये कहा गया कि आप सिस्टम को जो है वो बाहर से जो आप अटैक करते हैं और जो आप सिस्टम को गिराना चाहते हैं, आप इस कोशिश को या इस जो है वो रवैये को खत्म करें और सिस्टम में रह के जो है वो आप आगे बढ़ें, और सिस्टम में रहते हुए जो है वो आप अपना जो भी आपका यानी आपका जो रोल है उसको जो है वो आप अदा करें। और यही वो बात है जो हमें भी ये कहा करते थे कि जी आप सिस्टम में आ गए हैं, मगर क्या इसमें ये ऑफर भी थी? आप अपोजिशन लीडर हैं, तो अब आप जो है वो इलेक्शन की बात ना करें, आप हमारे साथ बैठ के सिस्टम को जो है वो चलाएं और सिस्टम में से जो है वो आप अपना रास्ता जो है वो तलाश करें। तो हमने फिर सिस्टम से रास्ता तलाश किया ना। ये सिस्टम को बाहर से अटैक करके जो है वो गिराना चाहते हैं। 9 मई को क्या ये भी दुरुस्त है कि और 26 नवंबर को भी इन्होंने यही किया, और अब मैं ये आपको बता दूं ये 8 फरवरी को भी यही करना चाहते हैं। मगर क्या इस ऑफर में ये भी शामिल था कि अगर मान लेती है तहरीक इंसाफ तो आगे जाके 1-1.5 साल के अंदर नजर आएगा कि इमरान खान के लीगल प्रॉब्लम्स में भी बेहतरी आएगी, उनके जो कानूनी मसाइल हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एक पैकेज डील थी जिसमें हुकूमत ने कहा टेक इट और लीव इट, मलिक साहब की खबर के मुताबिक। नहीं देखें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो यौम आज़ादी पे सारी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, इनको ऑफर किया था, सबको ऑफर किया था कि आए मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर मिलके बैठे। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो है वो ये बैठते हैं तो बाकी मामलात में भी जो है वो एक बात जो है वो हो सकती है और एक बात जो है वो पॉजिटिव साइड को बढ़ सकती है। आप मुझे बताएं कि ये इनको फितना ख्वारिज और दहशतगर्द जो है उनसे तो इनको इतनी हमदर्दी है, ये कहते हैं कि जी आप ऑपरेशन ना करें। कभी किसी शहीद की शहादत पे कभी उन्होंने ट्वीट किया है? वो लोग जो बाहर गालियां देते हैं बैठ के, कभी उन्होंने किसी प्रोग्राम में कभी अफसोस का भी इजहार किया? तो आप मुझे निशानदेही करें कि जी उन्होंने फलां वाक़े के ऊपर जब 30 हमारे जवान और सोल्जर जो है वो शहीद हुए हैं, कभी इन्होंने जो है वो कभी ट्वीट भी किया हो? बहुत शुक्रिया राना सनोरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुल प्लाजा सानहे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत बनने वाली तहकीकाती कमेटी ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को इरसाल की, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा सानहे की रोशनी में जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान किया और सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखने का फैसला किया। और आज सानहे गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत का ख़त रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को मौसूल हो गया है।
खत में सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज को नामजद करने का कहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की गई हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा गया है कि जैसे ही इस वाक़े की खबर मिली, मुख्तलिफ हंगामी इदारे जिनमें मकामी इंतजामिया, KMC, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्क्यू 1112 और बल्दियाती इदारे शामिल थे, फ़ौरन मौके पर पहुंच गए और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू, इनखला और आग पर काबू पाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू 1112 ने अपनी रिपोर्ट में निशानदही की कि इमारत में आग बुझाने का कोई मौसर और मुनासिब निज़ाम मौजूद ही नहीं था। इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम की अदम मौजूदगी शामिल थी। ना तो रास्तों की दुरुस्त निशानदही की गई थी और ना ही हंगामी इनखला का कोई तहरीरी प्लान मौजूद था। जहां फायर एग्जिट मौजूद थे वो या तो बंद थे या उन पर तजावुजात कायम कर दी गई थीं। मुख्तलिफ मंजिलें वेंटिलेशन डक्ट्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिसकी वजह से आग ग्राउंड फ्लोर से तेज़ी के साथ ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता ने बयान दिया कि वो जावेद, फराज आसिफ और दीगर दफ्तरी अमले के साथ फ़ौरन नीचे से फायर सिलेंडर उठाकर ऊपर की मंजिलों की तरफ दौड़े। उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की मगर आग की शिद्दत के बाइस उस पर काबू न पा सके। उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम साजिद नूर को फ़ोन किया और बिजली बंद करने को कहा। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद पूरे प्लाजा की लाइट्स बंद हो गईं। तनवीर पास्ता के मुताबिक तकरीबन रात 10:50 पर फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी मौके पर पहुंची। ताहम 15 से 20 मिनट के बाद उसमें पानी ही ख़त्म हो गया। इसके 10 से 15 मिनट बाद बाकी गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि वह हर दुकान से माहाना 1500 रुपये मेंटेनेंस फीस वसूल करते थे, जिससे मजमूई रकम 17,31,000 रुपये बनती है। गुल प्लाजा में ज़्यादातर लोग किराएदार थे। प्लाजा की मालिका यास्मीन गुल और उनका बेटा फैज़ान है, जो इस वक्त लंदन में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में कुल 16 दरवाजे थे, जिनमें से 13 ग्राउंड फ्लोर पर और बाकी तहखाने में थे। 5 दरवाजे एमेजिना रोड की तरफ थे, 5 दरवाजे DC साउथ ऑफिस की तरफ थे और 6 दरवाजे दूसरे रोड की जानिब थे। आमतौर पर मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए तमाम दरवाजे रात 10:30 से 45 मिनट के दरमियान बंद कर दिए जाते थे, जबकि DC साउथ के दफ्तर की जानिब वाक़े गेट नंबर 7 रात 11:30 तक खुला रहता था। हफ्ते के दिन दरवाजे रात 11:15 से 11:30 के दरमियान बंद कर दिए जाते थे। तनवीर पास्ता ने मजीद बताया कि गुल प्लाजा की इमारत में कोई फायर अलार्म मौजूद नहीं था। ताहम आग लगने के वक्त इमारत में 100 फायर सिलेंडर और 60 से 65 फायर बॉल्स मौजूद थे। कुछ अरसा पहले उन्होंने प्लाजा के अंदर मौजूद तजावुजात भी हटवाई थी, जो लोगों ने अपनी अशिया जालियों के सामने रख कर कायम कर ली थी। प्लाजा की हर मंजिल पर तकरीबन 10 वेंटिलेशन पॉइंट्स मौजूद थे। मस्जिद के खादिम ने भी मस्जिद के इर्द गिर्द तमाम रास्ते खोल दिए थे, जिनके जरिए बहुत से लोग बाहर निकल आए। तनवीर पास्ता के मुताबिक जब आग लगी तो 8 से 10 फायर सिलेंडर इस्तेमाल किए गए और इस्तेमाल के दौरान ही आग तीनों सिमत में फैल गई। रिपोर्ट में लिखा है कि गुल प्लाजा के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट सिविल डिफेंस की जानिब से 16 जुलाई 2025 को किया गया, जो अगस्त 2025 से अप्रैल 2026 तक मौसर था। इस दौरान ड्राई केमिकल पाउडर वाले 62 फायर एक्सटिंग्विशर्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 18 फायर एक्सटिंग्विशर्स और 32 फायर बॉल दस्तियाब पाए गए। ताहम ना कोई फायर हाइड्रेंट या होज रील पॉइंट्स मौजूद थे और ना ही फायर पंप होज दस्तियाब थे। सिविल डिफेंस ने इन जवाबित पर अमल ना होने के बाइस 20 मई 2024 को गुल प्लाजा को शो कॉज नोटिस जारी किया और 12 जुलाई 2025 को सिविल डिफेंस की तकनीकी तरबियत से मुतालिक एक और नोटिस भी जारी किया। चीफ फायर ऑफिसर KMC की जानिब से गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट 7 दिसंबर 2023 को किया गया। इसमें यह बात सामने आई कि पानी के ज़ेर ज़मीन और बालाई टैंक मौजूद तो थे, मगर उन्हें आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। कोई वाटर हाइड्रेंट सिस्टम नस्ब नहीं था, कोई एमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था। फायर एक्सटिंग्विशर नस्ब और फाल थे, मगर ना कोई स्प्रिंकलर सिस्टम, ना ही फायर अलार्म सिस्टम और ना ही होज रील मौजूद थी। फायर फाइटिंग के हिफाजती इंतजाम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के मुताबिक आग न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी, जो नेमतुल्लाह की मिल्कियत थी। वाक़े के वक्त नेमतुल्लाह दुकान पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने अपने 11 साला बेटे हुज़ैफ़ा को दुकान पर छोड़ रखा था। हुज़ैफ़ा ने माचिस जलाई, जो इत्तफ़ाक़न मसनूई फूलों पर जा गिरी और आग भड़क उठी। आसानी से आग पकड़ने वाले मवाद की वजह से आग ने दुकान के अंदर तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर ली और फ़ौरन मुल्हिका दुकानों तक फैल गई। पड़ोस की एक दुकान में काम करने वाले मुलाजिम तलहा ने पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। फ्लोर के चौकीदार ने आग लगने के तकरीबन 5 मिनट बाद शॉर्ट सर्किट से बचाव की मामूल की कार्रवाई के तहत बिजली बंद कर दी। ताहम इस इकदाम से इमारत के अंदर मौजूद तकरीबन 2000 से 2500 दुकानदारों, मजदूरों और ग्राहकों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया और भगदड़ मच गई। गैर महफूज वायरिंग और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स और खुले हुए पाइपों ने
सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। इमारत में तहखाने के अलावा कोई मरकजी एयर कंडीशनिंग निज़ाम मौजूद नहीं था। दुकानदारों की जानिब से अलग अलग नस्ब किए गए AC यूनिट्स की नालियां प्लाजा के अंदर राहदारियों से गुजरती हुई दरवाजों के ऊपर बने हुए शेड्स तक जाती थी। बहुत ही कम वक्त में इन्हीं डक्ट्स के जरिए आग बैरूनी दरवाजों की छत तक जा पहुंची। आग लगने के बाद ग्राउंड फ्लोर के 3 से 4 दरवाजे खुले हुए थे, जबकि कुछ दरवाजे भागते हुए दुकानदारों और ग्राहकों ने तोड़कर खोले। मेज़ानाइन फ्लोर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। इसकी वजह यह थी कि वहां सिर्फ 4 तंग सीढ़ियां, मस्जिद की तरफ से एक रास्ता और एक चढ़ाई थी जो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाती थी। चूंकि आग ग्राउंड फ्लोर पर फैल चुकी थी, जिससे सीढ़ियों और रास्तों में गहरा धुआं भर गया था, इसलिए लोग दुकानों के अंदर ही फंस गए। रिपोर्ट के मुताबिक रात 10:50 से रात 10:55 के दरमियान ही आग तीसरे दर्जे की शदीद आग में तब्दील हो चुकी थी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था और फायर फाइटिंग का सामान तकरीबन गैर मौसर हो चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वाटर बाउजर्स के जरिए पानी फराहम करने में नुमायां ताखीर हुई। पानी की पहली सप्लाई वाटर बाउजर के जरिए रात 11:53 पर मौके पर पहुंची, जबकि मुसलसल और बिला तातुल फराहमी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से लोग मेज़ानाइन फ्लोर पर फंसे हुए थे, ताहम फौरी तौर पर लोहे की जालियां काटने और लोगों को निकालने के लिए मेटल कटर दस्तयाब ही नहीं थे। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान, ज़रूरी तरबियत और महारत मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से वो इतनी शदीद आग से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत नहीं रखते थे। पुलिस की जानिब से जाए वक़ुआ को घेरे में लेने और हुजूम पर काबू पाने के इंतजामात मौसर नहीं थे, जिसके नतीजे में आग बुझाने में रुकावट पैदा हुई। इमारत में आग बुझाने का मुनासिब सामान मौजूद नहीं था, ना फायर एग्जिट थे और ना ही फायर फाइटिंग के लिए मुनासिब दाखिली रास्ते थे। खिड़कियां स्टील और कंक्रीट के ब्लॉक से बंद कर दी गई थीं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद मुश्किल हो गया था। नतीजतन अंदर और बाहर दोनों जानिब गहरा धुआं फैल गया, जिसने हद्दे निगाह और हवा के मयार को शदीद मुतासिर किया। इस हकीकत के बावजूद कि KMC, सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया की जानिब से कई बार फायर ऑडिट किए गए थे, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोई ठोस फॉलोअप कार्रवाई नहीं की गई। ना कोई मुनासिब फायर सेपरेशन सिस्टम मौजूद था, ना स्प्रिंकलर सिस्टम, ना हाइड्रेंट सिस्टम, ना फायर अलार्म सिस्टम, ना रास्तों की वाज़ेह निशानदही और ना ही हंगामी इनखला का कोई तहरीरी प्लान मौजूद था। जहाँ कहीं अखराजी रास्ते थे भी, वो या तो बंद थे या उन पर तजावुज़ात कायम थी। मुख्तलिफ फ्लोर्स वेंटिलेशन डक्ट्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसके बाइस आग ग्राउंड फ्लोर से तेज़ी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। ऐसा महसूस होता है कि ना इमारत की इंतज़ामिया ने और ना ही मुतल्लिक़ा इदारों ने कभी बाकायदा हंगामी अखराज की मशक़ें कराई थीं। इस होलनाक आग की एक अहम वजह मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान में ऐसी तब्दीलियाँ थीं जो हिफाजत और माहौल को नज़रअंदाज करके की गई। दुकानों की तादाद 1102 से बढ़ाकर 1153 कर दी गई, जबकि सीढ़ियों की चौड़ाई नुमायां तौर पर कम कर दी गई और दरवाज़ों की तादाद भी 18 से घटाकर 13 कर दी गई। ये सब कुछ होता रहा मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और फिर गुल प्लाजा जल गया। 73 जानें चली गईं और 6 अफराद ताहाल लापता हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लाहौर में दाता दरबार के करीब भाटी चौक पर ज़ेर तामीर सूरज मैनहोल में गिरने वाली खातून और उसकी 10 माह की बेटी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस वाक़े को पहले इंतज़ामिया ने दबाने और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की, इसे फेक न्यूज़ करार दिया। मुतासरा खातून के शौहर को ही हिरासत में ले लिया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन भी ताख़ीर का शिकार रहा। फिर जब रात गए बेटी की और तकरीबन 17 घंटे बाद वालदा की लाश मिली तो सूरत हाल बदली और हुकूमत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और अब खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया है कि पुलिस पर तशद्दुद किया और वो ये कहते रहे कि मानो कि तुमने कत्ल किया है। पहला बयान दिया, पहला होल ही जब उन्होंने चेक किया उन्होंने कहा कि इसमें ये नहीं है, ये फेक कॉल है। फिर उन्होंने क्या किया? टार्चर जी टार्चर किया, उन्होंने तशद्दुद किया है। वो ये मनवा रहे थे कि आप हमें बताएं कि आपने ये कहीं आगे पीछे की है। SP साहब बिलाल साहब थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था। वो कह रहे थे कि आपने मर्डर किया है या आपने कहीं की है, वो आप हमें बताएं। कल खातून के वालिद की मुद्दत में इस वाक़े की FIR तो दर्ज कर ली गई थी, मगर आज इस मामले पर भी पुलिस का मनफी किरदार सामने आया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की खबर के मुताबिक पुलिस पर मुकदमे के मुद्दई यानी खातून के वालिद साजिद हुसैन से सादा कागज़ पर अंगूठे लगवाने का इल्ज़ाम है। वर्षा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती खाली कागज़ पर अंगूठा लगवा कर ले गए ताकि मुअत्तिल और गिरफ्तार अफराद को रिलीफ दे सकें। इस वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत एक्शन ले रही है। मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज, साइट इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया है और SHO भाटी गेट को मुअत्तिल कर दिया गया है। साथ ही DSP को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ डायरेक्टर जनरल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और
सब इंजीनियर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया था। इसके अलावा मुतल्लिका पुलिस के रिस्पांस और खातून के शौहर और देवर को हिरासत में लेने की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिदायत की है कि जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल की जाएं और इस बात का तयन करें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस एक्शन क्यों हुआ और तहकीकात की रोशनी में अफसोसनाक हादसे में मुलविस तमाम अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लें। इस पूरे मामले में इंतजामिया और ख़ास तौर पर पुलिस का मनफी किरदार सामने आ रहा है। ज़रा सोचिए कि जो शख्स अपनी बीवी और बेटी की जान बचाने की फरियाद कर रहा था, उनके गुमशुदा होने की इतला दे रहा था, उसी पर उनको अगवा करने या फिर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर उसे और उसके भाई को हिरासत में ले लिया, फिर उन पर तशद्दुद किया गया कि अपना जुर्म कबूल करो, और अब मुतासरा खातून के अहले खाना ने यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि मुद्दई यानी खातून के वालिद से सादा कागज़ पर अंगूठा लगवाया गया है। इन तमाम बातों से पंजाब पुलिस के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं कि पंजाब पुलिस किसी भी वाक़े या हादसे की सूरत में मुतासरा अफराद के साथ कैसा रवैया इख्तियार करती है और इस तरह के हसास मामलात को कैसे डील करती है। ये मामला मीडिया पर आ गया, जो मुतासरीन हैं उन्होंने सब कुछ मीडिया पर बता दिया। आम आदमी के साथ पंजाब में पंजाब पुलिस क्या करती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ईरान को हमलों की धमकियां दे रहे हैं और इसके साथ साथ ईरान के अंदर अपने मकासद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। इन ऑप्शंस में ईरानी क़यादत के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ और ईरान में थम जाने वाले मुजाहिरों को दोबारा भड़काना शामिल है, ताकि ईरानी हुकूमत को मजीद कमज़ोर करके अपने अहदाफ हासिल किए जा सकें। ताहम खित्ते में अमेरिका के अरब इत्तेहादी इस किस्म के हमलों के हक़ में नज़र नहीं आ रहे। इसी सिलसिले में आला इसराइली इंटेलिजेंस हुक्काम और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिकी हुक्काम से मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी क़यादत भी खित्ते के ममालिक से मुसलसल राब्ते में है। इसी तनाजुर में ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता हुआ है। सारी सूरत हाल में कल एक बार फिर अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमले की धमकी देते हुए कहा कि इस वक्त हमारे बहुत से बड़े और बहुत ताकतवर बहरी जहाज़ ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा होगा अगर हम उन्हें इस्तेमाल ना करें या ना करना पड़े। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on it? I have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. They're going to have to do something. इस पूरी सूरत हाल पर ईरानी हुकाम की जानिब से मुसलसल सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और उनका कहना है कि किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में ईरानी फोर्सेस पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं और भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। इससे पहले बुध को अमरीकी कांग्रेस के अराकीन को ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरानी रजीम गालिबन अपनी तारीख की सबसे कमज़ोर हालत में है। ईरान में एहतजाज वक्ती तौर पर कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन मुस्तकबिल में ये दोबारा भड़क उठेगा। I think regimes, including that one in Iran, have learned that when you start shooting people in the head with snipers, it's effective. And that's what we've seen. That regime is probably weaker than it has ever been. And the core problem they face, unlike the protests you saw in the past on some other topics, is that they don't have a way to address the core complaints of the protesters, which is that their economy is in collapse. The protests may have ebbed, but they will spark up again in the future. Because this regime, unless they are willing to change and or leave, have no way of addressing the legitimate and consistent complaints of the people of Iran who deserve better. मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि 30 से 40 हज़ार अमरीकी फ़ौजी खित्ते में तैनात हैं जो ईरान के हज़ारों यकतरफा ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की जद में आते हैं, जो हमारे फ़ौजियों के लिए ख़तरा हैं। इसलिए हमें कम अज़ कम इतनी फ़ौजी ताकत खित्ते में रखनी ही पड़ती है कि अगर किसी मरहले पर किसी वजह से ईरानी हुकूमत हमारे फ़ौजियों पर हमला करने का फ़ैसला कर ले तो हम इस इम्कान के ख़िलाफ़ अपना दिफा कर सकें। I don't think anyone can give you a simple answer as to what happens next in Iran if the supreme leader and the regime were to fall, other than the hope that there would be some ability to have somebody within their systems that you could work towards a similar transition. I would imagine it would be even far more complex than the one we're describing now, because you're talking about a regime that's in place for a very long time. The baseline is this. We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that in fact they're going to attack our troops in the region, to defend our personnel in the region. So I think it's wise and prudent to have a force posture within the region that could respond and potentially, not necessarily what's going to happen, but if necessary, preemptively prevent the attack against
thousands of American servicemen and other facilities in the region and our allies. इस सारी सूरत-ए-हाल में ईरान की जानिब से भी मुसलसल सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और ईरानी हुक्काम किसी भी अमरीकी एडवेंचर पर माजी से ज़्यादा सख्त जवाब देने की धमकियां दे रहे हैं। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हमारी अजीज़ सरज़मीन, फ़िज़ाओं और समंदर में किसी भी किस्म की जारहियत का फ़ौरी और ताकतवर जवाब देने के लिए हमारी अफ़वाज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। 12 रोज़ा जंग से हमने ये सीखा है कि हम अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, तेज़ और बेहतर अंदाज में रद्द अमल दे सकते हैं, मगर साथ ही ईरान ने हमेशा बाहमी फ़ायदे पर मबनी, मुनसिफाना और मसावी जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया है। बराबरी की बुनियाद पर और दबाव, धमकियों और जब्र से पाक मुआहदा जो ईरान के पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के हक़ को यकीनी बनाए और जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे की ज़मानत दे, ऐसे हथियार हमारी सिक्योरिटी कैलकुलेशंस में शामिल नहीं हैं और हमने कभी उन्हें हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के सीनियर मुशीर अली शमखानी ने अमेरिका के किसी मुमकिना महदूद हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि महदूद हमला एक फ़रेब है। अमेरिका की जानिब से किसी भी जगह से और किसी भी सतह पर की जाने वाली हर फौजी कार्रवाई को मुकम्मल जंग का आगाज़ समझा जाएगा और इसका जवाब फौरी, हमगीर और बेमिसाल होगा, जिसमें तल अवीव के मरकज़ और जारियत की हिमायत करने वालों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान मुसलसल अमेरिका को किसी भी हमले की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल की धमकियां दे रहा है, लेकिन सदर ट्रंप अब भी ईरान के अंदर कार्रवाई के हवाले से काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहे हैं और ये खबर सामने आ रही है कि वो ईरान से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। और कल अमरीकी सदर ट्रंप के सामने अमरीका के वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने कहा कि पेंटागन इस बात को यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास मुआहदा करने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हों और अमरीकी फ़ौज सदर ट्रंप के किसी भी फैसले पर अमल करने के लिए तैयार होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान से मुआहदे के लिए तमाम ऑप्शंस को यकीनी बनाया जा रहा है। ऐसे में खित्ते में अमरीका की बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों के साथ साथ ट्रंप इंतजामिया किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है। इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि इस मामले से वाकिफ कुछ अफराद ने बताया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन को महदूद करने से मुतालिक बातचीत में पेशरफ्त न होने की वजह से सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। ये ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान के बारे में अवामी तौर पर बताए गए मकासद में तेज़ी से तब्दीली है और ये मौक़िफ़ ट्रंप के इस मौक़िफ़ के चंद हफ्तों बाद सामने आया है कि जब सदर ट्रंप ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की मुमकिना मदद के तौर पर फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर किया था। ज़राए के मुताबिक अब जिन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है उनमें ईरान की क़यादत और उन सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने के लिए ईरान में अमरीकी फ़िज़ाई हमले शामिल हैं जिन्हें मुजाहिरीन को मारने का जिम्मेदार समझा जाता था। इसके अलावा ईरान की जौहरी तंसीबात और सरकारी इदारों पर हमले भी ज़ेर गौर हैं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि ट्रंप ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन उनका ख्याल है कि इस माह के आगाज़ के मुकाबले में अब ट्रंप के फौजी ऑप्शंस बढ़ गए हैं क्योंकि अब एक अमरीकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप खित्ते में मौजूद है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीका का USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पीर को इंडियन ओशियन में दाखिल हो गया था और अब ये ईरान के मज़ीद करीब बढ़ रहा है, जहां से वो ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिना कार्रवाई में मदद दे सकता है, चाहे वो हमलों में मुआवनत हो या ईरानी जवाबी कार्रवाई की सूरत में इलाकाई इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ हो। अमरीकी कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे दोबारा शुरू हो सकते हैं। ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सदर ट्रंप के सामने रखे गए ऑप्शंस में मुजाहिरीन का हौसला बढ़ाने के लिए ईरानी क़यादत के खिलाफ हमले भी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इस हवाले से लिखा है कि मुतादिद ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस और ईरानी क़यादत पर महदूद हमले भी शामिल हैं ताकि मुजाहिरीन को हौसला दिया जा सके। ताहम इसराइली और अरब हुकाम का कहना है कि सिर्फ फ़िज़ाई ताकत से ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटना मुमकिन नहीं है। गुफ्तगू से वाकिफ़ दो अमरीकी ज़राए ने बताया कि इस माह के आगाज़ में मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक को कुचलने और हज़ारों अफराद की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ईरान में रजीम चेंज के लिए हालात पैदा करना चाहते थे। इस मकसद के लिए वो ईरान के उन कमांडर्स और इदारों को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे जिन्हें अमरीका क्रैकडाउन का जिम्मेदार समझता है, ताकि मुजाहिरीन को ये एतमाद मिले कि वह सरकारी और सिक्योरिटी इमारतों पर ईरान में कब्जा कर सकते हैं। एक जरिए और एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी तक किसी हिकमत अमली पर फैसला नहीं किया जिसमें फौजी रास्ता इख्तियार करना भी शामिल है। दूसरे अमरीकी जरिए ने बताया कि ट्रंप के मुशीरों के ज़ेर गौर ऑप्शंस में एक बहुत बड़ा हमला भी शामिल है जिसका मकसद देर पा असर डालना हो, मुमकिन तौर पर ईरान के उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाना जो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों तक पहुँच सकते हैं, या ईरान के यूरेनियम अफजोदगी के प्रोग्राम को निशाना बनाना। पहले जरिए के मुताबिक ईरान मिसाइल्स पर पाबंदियों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो इन मिसाइल्स को इसराइल के खिलाफ अपनी वाहिद दिफाई ताकत समझता है।
4 अरब ओहदेदारों, 3 मगरबी सिफारतकारों और 1 आला मगरबी जरिए ने कहा कि उन्हें खदशा है कि अमरीकी हमले ईरानी अवाम को सड़कों पर लाने के बजाय इस अवामी तहरीक को मजीद कमज़ोर कर सकते हैं, जो 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद सबसे खूनरेज हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से पहले ही सदमे में है। एक आला ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान फौजी तसादुम के लिए तैयारी कर रहा है, मगर साथ ही सिफारती ज़राए भी इस्तेमाल कर रहा है। ताहम इस ओहदेदार के मुताबिक अमरीका सिफारतकारी के लिए आमादगी नहीं दिखा रहा, जबकि अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि ईरानी हुकूमत की मौजूदा कमजोरी ने सदर ट्रंप को दबाव बढ़ाने और जौहरी हथियारों के खात्मे से मुताल्लिक मुआहदा करने की तरगीब दी है। इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब और इसराइल के आला हुक्काम ईरान पर हमले से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ के साथ इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि ऐसे वक्त में कि जब सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, ट्रंप इंतजामिया इस हफ्ते ईरान के बारे में बातचीत के लिए इसराइल और सऊदी अरब के सीनियर दिफाई और इंटेलिजेंस हुक्काम की मेज़बानी कर रही है। ट्रंप ने मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी के लिए खित्ते में अमरीकी फौजी ताकत बढ़ाने का हुक्म दिया है। इसराइल, सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक चंद दिनों से मुतवक्के अमरीकी हमले की वजह से हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में इसराइली हुक्काम वाशिंगटन इसलिए आए हैं ताकि वो ईरान के अंदर मुमकिना टारगेट्स की इंटेलिजेंस फराहम कर सकें, जबकि सऊदी अरब खित्ते में मुमकिना जंग के बारे में सख्त फिक्रमंद है और सिफारती हल के लिए सालिसी करने की कोशिशें कर रहा है। 2 अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फौजी इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल शलूमी बिंदर ने मंगल और बुध को पेंटागन, CIA और व्हाइट हाउस में सीनियर हुक्काम से मुलाकातें की। एक जरिए ने बताया कि इसराइली इंटेलिजेंस चीफ अमेरिका इसलिए आए हैं ताकि ईरान के बारे में अमरीकी इंतजामिया को मखसूस इंटेलिजेंस फराहम कर सकें। दूसरी जानिब सऊदी वजीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान मुतवक्के तौर पर ईरान पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मुलाकातें करेंगे, जिनमें पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस में मुलाकातें शामिल हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई और करीबी मुशीर शहजादा खालिद बिन सलमान जुमेरात और जुमे तक वाशिंगटन में होंगे। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने ईरान की पासदाराने इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। साथ ही यूरोपीय यूनियन ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में किरदार अदा करने पर ईरान के 15 सरकारी हुकाम और 6 इदारों को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। यूरोपीय यूनियन के बयान के मुताबिक इस फहरिस्त में ईरान के वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी, पासदारान इनकलाब के कई कमांडर्स, आला पुलिस अफसरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सीनियर एहलकार शामिल हैं। इस फैसले के हवाले से बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा है कि ईरान में 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद कायम की गई पासदारान इनकलाब एक इलीट नीम फौजी फोर्स है जो मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की वफादार है। ये ईरान की बाकायदा फौज से अलग है और उसके पास 1,50,000 ज़मीनी फौजी हैं और इसके अलावा अपनी बहरिया और फिजाइया मौजूद है। पासदारान इनकलाब को 2019 में सदर ट्रंप की पहली मुद्दत के दौरान अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था, जबकि इसके बाद 2024 में कनाडा और 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला उस वक्त मुमकिन हुआ जब फ्रांस ने इस हवाले से अपनी तवील मुखालफत ख़त्म कर दी। फ्रांस और दीगर रुकन ममालिक ने इस खदशे की वजह से मुखालफत की थी कि इससे उनके सिफारती ताल्लुकात और शहरियों के मफादात को नुकसान पहुँच सकता है। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से बरतानवी हुकूमत पर दबाव एक बार फिर बढ़ गया है, जिसने अभी तक पासदारान इनकलाब को कलअदम करार नहीं दिया है। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह इक़दाम गैर कानूनी, सियासी और बैनुल अक़वामी कानून के मुनाफी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म ने आज इंडस्ट्री के हवाले से पैकेज अनाउंस किया है। क्या इंडस्ट्री मुतमईन है? बात करेंगे इंडस्ट्री से एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में इंडस्ट्री खास तौर पर एक्सपोर्टर्स हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर रहे थे। EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये मुतालबा मजीद जोर पकड़ गया और आज वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमतों में 4 रुपये की कमी का ऐलान कर दिया है, जिससे इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी तकरीबन इतनी ही कमी होगी। एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के रेट में भी 3% कमी कर दी गई है। पहले ये रेट पॉलिसी रेट से 3% कम यानी 7.5% था और अब 4.5% होगा। इससे पहले स्टेट बैंक ने बैंक्स की कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को 6% से कम करके 5% कर दिया था। गवर्नर स्टेट बैंक ने ऐलान किया था कि इससे बैंक्स के पास प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक अब इंडस्ट्री के लिए बिजली का रेट 11.5 सेंट्स होगा, जिससे इंडस्ट्री की तरक्की और इंडस्ट्री कंपेटिटिवनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल्स ज़ियाद बशीर साहब। ज़ियाद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ज़ाहिर 15 साल से जो PMs की जो एडवाइजरी कमेटीज़ हैं, टैक्स कमेटीज़ हैं, उसके भी मेंबर रहे हैं, एडवाइस करते रहे हैं।
प्राइवेट सेक्टर को भी समझते हैं, हुकूमत को भी समझते हैं। वज़ीर आज़म ने आज ऐलान किया और कहा कि हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहले तो मुझे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, क्योंकि एक तरफ EU इंडिया ट्रेड डील हुई है, हमारी इंडस्ट्री पहले स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, वैल्यू एडेड में फिर भी सस्टेन कर रही है, अदरवाइज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा ऐलान है? पहले तो शाहज़ेब भाई थैंक यू, आपने शो पे इनवाइट किया। आप सही कह रहे हैं, अब तक तो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम गुजरा है जो पिछला साल है, गवर्नमेंट के लिए भी, बिज़नेस अदारों के लिए भी, सनत के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, बिकॉज ज़ाहिर बात है आपको पेन लेना पड़ता है। जो आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन थी जब आप IMF के पास गए लोन लेने के लिए, आपके पास हाथ में कुछ था नहीं, तो ज़ाहिर बात है आपको पेन लेना था बिफोर गेटिंग टू स्टेबलाइजेशन स्टेज। अब माशाल्लाह आई थिंक स्टेबलाइजेशन स्टेज पे आ चुके हैं हम लोग। एंड जो आज जो अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, इट इज़ आई थिंक शोइंग कि एक वो टर्न होना लगा, स्टेबलाइजेशन से हम अभी वो मोड़ से गुजरते हुए जा रहे हैं और अब ग्रोथ की तरफ इंशाल्लाह जाना शुरू करेंगे। सो आई थिंक पॉजिटिव फीडबैक आ रही है अभी। और ये जो इंडस्ट्री की तरफ से शिकायत थी कि जी हमारे हालात इतने बुरे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, कंपेरेटिव हम बिल्कुल नहीं रहे हैं, क्या वो शिकायत एड्रेस होती है कहीं ना किसी लेवल पर? देखें, वो इंडस्ट्री की शिकायत बिल्कुल सही थी कि अगर आप देख लें इसके पहले बिफोर दीज अनाउंसमेंट्स के वो अगर हमारा बिजली का रेट 16 सेंट था और इंडिया का 6 सेंट था, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? हो ही नहीं सकता। हमारा टैक्सेशन रेट अगर आप देखें, इफेक्टिव टैक्स रेट तकरीबन 60% था, तो उनके पास 22% उनका टैक्स रेट है। तो अगर आप देखें वो कम्पीट तो हो ही नहीं सकता है ना। वो अगर मैं यही कह रहा था किसी को अभी 2 मिनट पे, देखें अगर आप ट्रेडमिल पे 2 लोग भाग रहे हैं और एक 6 पे इंक्लाइन पे और एक 16 के इंक्लाइन पे, कितना भागेगा 16 के इंक्लाइन पे? बंदे को हार्ट अटैक होकर बंदा मर ही जाएगा उसके बाद। तो अभी जो इन्होंने कर दिया, जो ऐलान किया है, ये तो कह रहे हैं कि 11 साढ़े 11 सेंट है, मगर आई थिंक जो इन्होंने वो जो एक और स्कीम बनाई है कि आप जितना एडिशनल यूज़ करोगे उसके साथ तो फिर 9 सेंट पे भी आ जाता है, तो 11 साढ़े 11 सेंट है। मगर ये जो पूरी टीम है, इट्स इंपॉर्टेंट कि एक तो प्राइम मिनिस्टर भी खुद बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशंस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं हर हफ्ते। आई मीन 4 मीटिंग्स 5 मीटिंग्स, और कोई छोटी आधे घंटे की मीटिंग नहीं होती, वो बैठते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बैठते हैं। और उनकी पूरी टीम, जैसे आज भी जो इवेंट था, ये कॉमर्स का इवेंट था, जाम कमाल साहब, बिलाल कियानी साहब, मुसद्दिक साहब, हारून साहब, सब वहाँ बैठे हुए थे, अमीन अहद चीमा, एक पूरी टीम है। और ये जो टीम इफेक्टिवली अब देव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन कोऑर्डिनेटिंग, तो कोई वो साइलोज में काम नहीं कर रहा। आई मीन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा, आज वो जो IT के भी एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, शाजा फातिमा, शी वाज आल्सो देयर, एवरीवन इज मोटिवेटेड फॉर द सेम गोल कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आनी है, बिकॉज हमें वो पुराना बूम टू बस्ट साइकिल में नहीं जाना कि हम ग्रोथ पे जाएं और इम्पोर्ट लेड पे जाएं, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा और वही कंट्री फंस जाएगी उसमें आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो वैल्यू एडेड सेक्टर है, जब उससे हम बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे पास 5% की और ज़्यादा शायद कैपेसिटी हो, वरना अदरवाइज़ इतनी कैपेसिटी है नहीं हमारे पास। इंडस्ट्री और लगे ये बड़ा लाजमी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो हमारी गिर रही हैं। वो माहौल है कि इंडस्ट्री लगे, या वो माहौल अभी तक नहीं है कि लोग या तो री इन्वेस्ट करें, आप जैसे लोग और री इन्वेस्ट करें, एक्सपैंड करें, या नहीं है? देखें, अभी तो स्टेबल आया है और आफ्टर लॉट ऑफ पेन स्टेबलाइजेशन आया है। ग्रोथ के लिए आपको पॉलिसीज़ ग्रोथ वाली चाहिए। अभी आपकी पॉलिसीज़ अब तक कॉन्ट्रैक्शनरी थी, तो इसलिए हमें कंसोलिडेट करना था। अगर इनको ग्रोथ चाहिए तो इनको फिर ग्रोथ की पॉलिसीज़, आपको टैक्स ब्रेक्स देने पड़ेंगे, बिकॉज एट दिस टैक्स रेट इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। मगर जो आपको लोग कह रहे हैं कि 5% कैपेसिटी, आई डोंट एग्री। आई थिंक आपके पास टेक्सटाइल में तो वैल्यू एडेड में कुछ नहीं आपके पास 25-30% कैपेसिटी खाली पड़ी हुई है। तो आई थिंक वो अगर आप उसको वापस मोटिवेट करें उनको और पॉजिटिव सिग्नल्स दें, वो वापस अगर खुल जाएगी तो एटलीस्ट आपको $3 to $5 बिलियन का तो आपको वहाँ से आ सकता है। नहीं तो इस सिनेरियो में जब हमारे पास GSP प्लस है, इंडिया के पास नहीं है, उनका तो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो कि इफेक्टिव बाद में होगा, हमारी कैपेसिटी खाली क्यों पड़ी है, क्यों नहीं यूटिलाइज हो रही? यही तो बातें हैं कि अगर आप देखें कि हमारा टैक्स रेट इज़ वेरी वेरी हाई, बिजली का रेट का डिफरेंस भी बहुत हाई था। अगर आप देखें ये जो सब चीज़ें अगर आप जो मिला लें, अगर ये सब जो आपके फैक्टर्स होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं, अगर आप इनको मिला लें, वही तकरीबन आपको वही मिलेगा कि 12-13% जो एडवांटेज था वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आप देखें उनके भी एक्सपोर्ट्स और हमारे भी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 7-7.5 बिलियन दोनों के जा रहे हैं वहाँ EU को टेक्सटाइल के। तो दैट्स व्हाई इट इज। मगर इस वक्त जब अचानक पाकिस्तान की इंडस्ट्री परेशान हुई है EU और इंडिया की ट्रेड डील से, तो बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं हम कम्पीट कर लेंगे। उनकी तो वैसे ही एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कहा जाता है कि वैल्यू एडेड में 50% जो इस वक्त चीज़ें यूज़ होती हैं, गारमेंट्स में यूज़ होती हैं, वो बांग्लादेश की होती हैं। वो कंफर्टेबल हैं 2029 तक, तो कंफर्टेबल हैं जब तक उनके पास GSP प्लस है।
उनका एक बिगेस्ट जो एडवांटेज है उनका एक वो जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन टाइप स्कीम होता है री एक्सपोर्ट का, तो वो क्या करते हैं, वो कपड़ा ले लेते हैं जहाँ से भी सस्ता है, चीज़ें ले लेते हैं और वो आपको आप उनके मुल्क में इंपोर्ट करते हैं और उस पर वैल्यू ऐड करके वापस दे देते हैं। जैसा वियतनाम था, वियतनाम का पूरा सिस्टम ही यही था वैल्यू एडिशन का, पूरे दुनिया से कंपोनेंट्स लेते थे और री एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया का भी यही था, हमारा भी यही था अनटिल अ ईयर अगो। इसका नाम था EFS, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। पहले बॉन्डेड वेयर हाउस होते थे, उसके बाद DTRE होता था और उसके बाद ये EFS आ गया। देन फॉर सम रीज़न गवर्नमेंट ने स्पिनिंग के ऊपर जो लोकल इनपुट्स थे, जो लोकल स्पिनर्स थे, उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया। तो जब उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया, वो जो रॉ मटेरियल था फॉर एक्सपोर्ट वो इनकम्पेटिटिव होने लग गया। ज़ाहिर बात है बिजली का भी रेट यहाँ हाई है और फिर स्पिनर के ऊपर आप टैक्स लगा दोगे तो वो कम्पीट कर ही नहीं सकेंगे। तो फिर उन्होंने लॉबी किया कि ये EFS भी बंद कर दो, अगर आप हमें टैक्स लगा रहे हो तो जो बाहर से माल आ रहा है उस पर भी टैक्स लगा दो। तो ज़ाहिर बात है अगर एक बंदा ट्रबल में है, मर रहा है, वो दूसरे को भी बोलेगा यार अगर मैं तो ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, ये भी ज़िंदा नहीं रह सकते ना, इनको कम्पीट कराओ, ये तो बाहर का माल आ रहा है, सस्ता आ रहा है और हम मर रहे हैं हमारी लोकल इंडस्ट्री। बट द गवर्नमेंट शुड हैव नेवर पुट टैक्स ऑन द लोकल इंडस्ट्री। इनको लगाना ही नहीं था, ना स्पिनिंग पे लगाना था, ना EFS का लगाना था, और उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटीज़ भी लगा दी जो नॉन रिफंडेबल है, जो दुनिया में कहीं है ही भी नहीं कि ये तो इनको इमीडिएटली हटा देना चाहिए जो ड्यूटीज़ इन्होंने लगाई हुई है। अब एज ऑफ नाउ आज कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा वज़ीर आज़म के अनाउंसमेंट के बावजूद, जब उन्हें नज़र आ रहा है कि इंडिया के लिए यूरोप ले जा रही है? क्या ऐसा इंसेंटिव है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए? देखें राइट नाउ आई थिंक यहाँ चीज़ें अगर आप देखें, इंसेंटिव तो आप शायद सही कह रहे हैं नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आपकी लोकल इंडस्ट्री चलेगी और लोकल इंडस्ट्री में जान आएगी, जब आपके लोकल बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेंगे तो बाहर दुनिया में कॉन्फिडेंस आती है। अभी जब आपका लोकल बिजनेसमैन बाहर जा रहा है और ख़ुद आपका फ़्लाइट ऑफ कैपिटल पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों को जा रहा है, तो फिर वो तो लोग बोलेंगे अगर आपके खुद के बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हम तो करेंगे नहीं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि खुद के बिजनेसमैन को मोटिवेट करो, उनमें हिम्मत डालो, वो आगे बढ़े। जब वो आगे कदम लेंगे वो खुद पार्टनर्स ढूंढ के लाएंगे दुनिया से। वैसे मगर कुछ एरियाज़ में तो ज़ाहिर हुआ है, हमने देखा कि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आया, स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती नज़र आई, कुछ कंपनीज की जो प्रॉफिट लिस्टेड सेक्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती नज़र आई, कुछ एक्विजिशंस भी हुई। PIA को 2 ग्रुप्स ने एक्वायर किया तो तकरीबन कंबाइंड बिड $1 बिलियन की थी, मगर जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें क्यों नहीं टारगेटेड इन्वेस्टमेंट हो रही? देखें आप सही कह रहे हैं, जिस सेक्टर में प्रॉफिट होता है वहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। अगर आप देखें ऑटो सेक्टर में कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, FMCG में कितनी आई है, मगर यहाँ एक्सपोर्ट लेड टेक्सटाइल में तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। दैट मीन्स जो लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है या होता था, इट वाज नेवर द केस। पिछले 40 साल में कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है FDI इन दीज एरियाज़? बट पाकिस्तान में FDI बहुत आई है और उन एरियाज़ में आते रहेगी जहाँ लोगों को देखेगा कि हमें यहाँ प्रॉफिट बन सकता है। अब जैसे माइंस एंड मिनरल्स है, वहाँ बहुत इंटरेस्ट है दुनिया में, बिकॉज वहाँ शॉर्टेजेस है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। बट आप सही कह रहे हैं, फॉर एक्सपोर्ट एंड स्पेशली फॉर इंडस्ट्री जहाँ आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, द नीड ऑफ द आवर इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपके तकरीबन 4 मिलियन लोग आपके इकॉनमी में हर साल आ रहे हैं, और अगर आपकी इकॉनमी एटलीस्ट 6-6.5% पे ग्रो नहीं करेगी, आप इनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। तो जो अभी करंट आपका ग्रोथ रेट है, जो भी ये कहते हैं 3% के करीब है, तो तकरीबन आपके 2 मिलियन 2.5 मिलियन लोग जो आ रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिलेगी इकॉनमी। ये कब तक ये बर्दाश्त होते रहेगा? तो आई थिंक वी हैव टू इंसेंटिवाइज। जैसा आपने कहा, अच्छा है स्टॉक मार्केट चल रहा है ज़बरदस्त, प्रॉपर्टी चल रहा है ज़बरदस्त, अच्छी चीज़ है, चलनी चाहिए, मगर यू शुड मेक श्योर दैट द मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री मेक्स मोर देन दैट, बिकॉज देन पीपल इन्वेस्ट हियर ना। वो बोलेंगे अगर स्टॉक मार्केट में इससे ज़्यादा पैसा बन रहा है तो हम इसमें क्यों पैसे लगाएं, अगर प्रॉपर्टी में इससे ज़्यादा पैसा बन रहा है तो इसमें क्यों लगाएं। तो जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी, पैसा वहाँ ही फ्लो होते रहेगा। तो जो आज के ऐलानात हैं, और ज़ाहिर आप जो गवर्नमेंट को काम करते हुए देख रहे हैं, क्लोजली इन्वॉल्व हैं, उसके बाद आपको लगता है कि हम सिर्फ इन लेवल्स को ही सस्टेन कर पाएंगे जो पहले ही कोई बहुत सस्टेनेबल लेवल नहीं है हमारी मईशत के लिए एक्सपोर्ट का, या उसमें कुछ इजाफा होगा? आई थिंक इजाफा डेफिनेटली होएगा। आई थिंक आज के अनाउंसमेंट्स के बाद, जैसा आपने कहा, जो PIA का अनाउंसमेंट था, इट वाज अ ह्यूज पॉजिटिव अनाउंसमेंट फॉर द कंट्री। लोग कहते थे ये तो कभी ज़िंदगी में प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकेगा। जैसे नवाज शरीफ ने जब बैंक्स कर दिए थे प्राइवेटाइज, कितना फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। आई थिंक ये जो एयरलाइन का उससे पॉजिटिविटी आई है, काफ़ी आएगी।
तो आई थिंक इससे आएगा। अगर आप देखें इन्होंने आपका ये बिजली का रेट इन्होंने बोला ये है, देन आपका एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का रेट जैसा आपने कहा 7.5 से 4.5, दिस इज़ नाउ रीजनली द बेस्ट। तो आई मीन जो इंडिया का भी रेट है, जो भी रेट है, दिस इज़ द बेस्ट रेट। तो आई मीन इसके ऊपर कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता, ये एक ज़बरदस्त रेट है। इसके अलावा जो व्हीलिंग चार्ज इन्होंने बोला है बिलो 9 रुपीज़, अब नहीं पता कितना बिलो होएगा, बट आई मीन इंडिया में इट्स अराउंड 5 to 6 रुपीज़, बट चले बिलो 9 इज़ अगैन अ वेरी कंपेटिटिव व्हीलिंग चार्ज। आपको पता है व्हीलिंग कैसे अगर आप अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप ट्रांसमिशन यूज करें तो उसका टोलिंग चार्ज आपको देना है। सो दिस वाज आई मीन जो पहले बातें हो रही थी 24 रुपए की हो रही थी, 22 रुपए की हो रही थी, वो तो बिजली से भी महंगा। अगर आप वो व्हीलिंग कर दो वो तो चल ही नहीं सकता। एंड देन आई थिंक द फोर्थ थिंग द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस वाज दैट ब्लू पासपोर्ट। उन्होंने बोला ब्लू पासपोर्ट और एम्बेसडर एट लार्ज, बिकॉज अभी आजकल पाकिस्तानियों को वीज़ा की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है ट्रैवलिंग की। तो एटलीस्ट जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इनको ब्लू पासपोर्ट दे दो, ब्रांड एम्बेसडर बना दो, एटलीस्ट दे विल बी एबल टू ट्रैवल टू द GCC कंट्रीज और एटलीस्ट वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच सकेंगे। सो आई थिंक ओवरऑल आप अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी देख रहे हैं जब आप देखते हैं कि हाँ जी स्टेबलाइजेशन के बाद कुछ एक्टिविटी आई है? क्योंकि जब गवर्नमेंट नंबर्स देती है उस पर सवाल उठता है, या एक्टिविटी वो नहीं आ रही है? जब स्टेट बैंक भी कहता है कि जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो बेहतर हो रही हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। देखें, आई थिंक स्टेबलाइजेशन में टाइम लगता है और ये स्टेबलाइजेशन में टाइम लगा है। जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो काम किया है, आज जो PM ने बात की थी वहाँ अवार्ड्स पे, काफ़ी दिल से बात की थी। द प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस किए थे, उन्होंने जो IMF पे जो जाके मिला था, IMF के वो वर्ल्ड हेड को जो उनका इंटरनेशनल हेड है, और उसने यही कहा था कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में वो ट्रस्ट ही नहीं था। पहले तो एक ट्रस्ट बनाना था, एक प्रोग्राम लाना था, देन मिनिस्टर वेंट, प्राइम मिनिस्टर वेंट, फील्ड मार्शल ने आप देखें जाके जो उनका काम ही नहीं है वो भी US में जाके, यूरोप में जाके अटेंड करते मीटिंग्स टू ट्राई टू गिव दैट सपोर्ट के हर जगह से। तो आई मीन अगर आप देखें जो जितना सपोर्ट ये दे रहे हैं टू स्टेबलाइज द कंट्री, अब आई मीन इससे ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता, बट टाइम लगता है टू फिक्स थिंग्स। नाउ वी हैव टू गो इनटू कंट्रोल्ड ग्रोथ। और जो प्राइम मिनिस्टर ने आज का एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ही यूज द टर्म अगेन एंड अगेन, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। सो वी हैव टू गो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ विच इज़ अ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। बहुत शुक्रिया बशीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।